वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एफओइन का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जो ऑक्सीजनेशन के नाम से है, और इसमें हम रिस्पिरेटरी फंक्शन, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, वो सारी चीज़ें देखेंगे जो हमारे सांस लेने के साथ और जो चीज़ें एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, ठीक है, वो पढ़ेंगे। जो ऑब्वियसली कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है और रिस्पिरेटरी सिस्टम है, ये दोनों डीपली उसकी एनाटॉमी या इस तरह की कुछ चीज़ें नहीं है इसमें, लेकिन जो काम इसका सांस लेने में है और जिस तरीके से ये ऑक्सीजनेशन के साथ कनेक्ट है, हम उसका इस सिस्टम का वो वाला पर्सपेक्टिव देखेंगे, ठीक है। बाकी ये कोई एनाटॉमी नहीं होगी, जो इसके ऑब्जेक्टिव्स है वो हम देखेंगे, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव्स आपको दिखाए गए। सबसे पहले आपको ऑक्सीजनेशन की डेफिनेशन बताई जा रही है। तो ऑक्सीजनेशन का मतलब क्या होता है कि हम ऑक्सीजन की बात करेंगे कि जब बॉडी के टिश्यूज तक और सेल्स तक ऑक्सीजन डिलीवर किया जाए, पहुंचाया जाए, ठीक है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीजनेशन। बहुत आसान सी बात है, सिंपल सी। यानी जब हम सांस लेते हैं और सांस में जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, तो वही ऑक्सीजन जब हमारे सेल्स तक, हमारे टिश्यू तक पहुंच जाती है, वो क्या कहलाता है? ये पूरा प्रोसेस ऑक्सीजनेशन, ठीक है। अब ये जो ऑक्सीजनेशन है, ये जिस तरीके से हो रहा है उसको हम कहते हैं रिस्पायरेशन या फिर ब्रीदिंग, ठीक है। रिस्पायरेशन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ गैसेस एक्सचेंज, कि गैसेस हम एक्सचेंज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, और ये जो प्रोसेस पूरा हो रहा होता है, ठीक है, इसको हम रिस्पायरेशन कहते हैं। अब इस रिस्पायरेशन के लिए हमारे कुछ ऑर्गन्स और कुछ सिस्टम बॉडी में काम करते हैं। जैसे उसमें कुछ नर्वस सिस्टम होगा। नर्वस सिस्टम में जो है वो हमारा एक ब्रीदिंग सेंटर या जो रिस्पायरेटरी सेंटर जिसको हम कहते हैं, यानी जहाँ से दिमाग के वो पार्ट जहाँ से हमारा रिस्पायरेशन कंट्रोल है, ठीक है, जिसको हम मेडुला ओब्लोंगेटा कहते हैं, पोन्स कहते हैं। उसमें एक तो ब्रीदिंग कंट्रोल करता है, एक उसका रेट कंट्रोल करता है, ठीक है। खैर, आप मेडुला ओब्लोंगेटा याद रखें तो काफ़ी है। तो ये जो है हमारा ब्रीदिंग सेंटर है, जो कि क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आयंस, इन सारी चीज़ों की सप्लाई को देखता है और हमारी जो ब्रीदिंग है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। हम तेज सांस लेंगे, स्लो सांस लेंगे, ये सारी चीज़ें जो है वो मेडुला ओब्लोंगेटा से कंट्रोल होती हैं, पोन्स से कंट्रोल होती हैं, ठीक है। अब इसमें हमारे बॉडी के, यानी कि इस पूरे प्रोसेस में जो जो ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस है या जो रिस्पायरेशन का प्रोसेस है, इसमें बॉडी के कुछ सिस्टम इन्वॉल्व है। जैसे कि उसमें नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम में उसका कंट्रोल सेंटर है, तो वो ब्रीदिंग को फास्ट स्लो करवाएगा, ठीक है। इसी तरह कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है। आपको पता है कि जो हम सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन हमारे हार्ट में, ब्लड में शामिल होकर लंग्स में, लंग्स से हार्ट में जाती है और पूरी बॉडी में फैलती है, ठीक है। तो उसमें कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी, यानी कि ब्लड के जरिए ऑक्सीजन पहुंचाना, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। और रिस्पायरेटरी सिस्टम तो सबसे पहले आएगा ना, क्योंकि उसके जरिए हम सांस लेंगे। तो ये तीन सिस्टम जो है वो सांस लेने में हमें हेल्प करवाते हैं, ऑक्सीजनेशन में हेल्प करवाते हैं। अब ये जो पूरा प्रोसेस, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, आपने मैट्रिक और इंटर में पढ़ा होगा कि ये जो डायग्राम आपको बताया गया है कि जब हम सांस लेते हैं तो वो सांस हमारे ट्रेकिया, ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंकस वगैरह से होते हुए अल्विलाई में पहुंचता है, यानी कि जो ऑक्सीजन वगैरह हमने इनहेल किया हुआ है, ठीक है, और अल्विलाई से ब्लड में शामिल हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह वो ब्लड में चला जाता है। बाकी ब्लड में जो भी एक्स्ट्रा या वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या जितनी भी चीज़ें होती हैं, वो वहाँ से अल्विलाई में आ जाती है और अल्विलाई से बाहर आती हैं, ठीक है, एक्सहेल करते हैं हम। तो इसी तरीके से ये प्रोसेस होता रहता है। अब इसमें जो है वो, आपको पता है कि जो पूरा गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस है वो डिफ्यूजन के थ्रू होता है। डिफ्यूजन का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन में जा रही हो, इसको हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। तो जब हम सांस लेते हैं तो बाहर जो है वो सांस, यानी कि हवा ज़्यादा होती है, बॉडी में कम होती है, तो वो अंदर से बाहर से अंदर की तरफ जाती है थ्रू डिफ्यूजन, ठीक है। इसी तरह जब बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है और एनवायरनमेंट में उसके मुकाबले में कम होता है, तो बॉडी से वो बाहर आता है। ये भी डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। तो हमारा जो सांस लेने का प्रोसेस है, ये डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा होता है, ठीक है। और इसमें हम ऑक्सीजन जो है वो अल्विलाई से ब्लड में और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड अल्विलाई में आता है और एक्सचेंज होता रहता है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो ऑक्सीजन है, जब हम इसको इनहेल करते हैं तो ये फिर जाता है वहाँ से हमारे ब्लड में। ब्लड में शामिल होता है ये एक चीज़ होती है हमारे ब्लड में जिसको हम कहते हैं हेमोग्लोबिन, ठीक है। हेमोग्लोबिन में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है, यानी कि ये हमारे रेड ब्लड सेल के अंदर एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है, ठीक है।
जो कि ऑक्सीजन लेके जाने की कैपेसिटी रखता है। अब इसमें वो जो ऑक्सीजन हमने इनहेल किया हुआ है वो ऑक्सीजन उसमें जाके फिट होता है अबाउट 97%, ठीक है। वो उसमें जाके जो है वो फिट हो जाता है और पूरी बॉडी तक ब्लड पहुंचते पहुंचते जो है वो वहां पहुंच जाता है। अब कभी कभी इसमें मसला आता है, जैसे कि एक बीमारी यहाँ पे डिस्कस की हुई है जिसको हम कहते हैं एनीमिया। एनीमिया का मतलब होता है जब आरबीसी काउंट कम हो जाए, यानी कि रेड ब्लड सेल की खून की कमी आ जाए। तो जाहिर है हर ब्लड में हमारा रेड ब्लड सेल में क्या होते हैं, हेमोग्लोबिन होते हैं। तो जब खून के सेल्स की कमी हो जाएगी तो हेमोग्लोबिन की भी कमी हो जाएगी। अब जब हेमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो उसकी वजह से सांस लेने में मुश्किल होगी, क्योंकि हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन लेके जाता था। अब ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन की कमी है तो ऑक्सीजन भी कम जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से बंदे को सांस लेने में मुश्किल होगी। और इसी तरीके से ये सारी चीज़ें होती हैं। अब बच्चे और बड़ों की थोड़ी सी बात की गई है कि जिस तरह बच्चे होते हैं तो बच्चों का जो ब्रीदिंग रेट होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, यानी 40-50 के बीच में तकरीबन होता है, ठीक है। यानी नॉर्मल जो एडल्ट होते हैं एडल्ट से ज़्यादा होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है एडल्टहुड की तरफ जब आता है तो वो कम सांस लेते हैं, यानी कि ब्रीदिंग रेट कम हो जाती है। तकरीबन एडल्ट्स की अगर हम बात करें तो 12 से 20 दफ़ा वो 1 मिनट में सांस लेते हैं। इसी तरह बच्चों की बात करें तो 30 से 40 दफ़ा, 45-50 इतना सांस लेते हैं। तो ये जो है सिंपल कहने का मकसद है कि बच्चों में ज़्यादा ब्रीदिंग रेट है और एडल्ट्स में कम है, ठीक है। अच्छा, रिस्पायरेशन की हमने बात की कि क्या चीज़ है कि उसमें डिफरेंट गैसेस एक्सचेंज होते हैं। अब इसको हम 4 हिस्सों में या 4 कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला है वेंटिलेशन या ब्रीदिंग। वेंटिलेशन या ब्रीदिंग का आपको पता है कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को कहते हैं, कि हम हवा इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं। ये पूरा प्रोसेस यानी कि लंग्स तक का जो प्रोसेस है जिसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस या मूवमेंट आती है उसको हम क्या कहते हैं, वेंटिलेशन कहते हैं या ब्रीदिंग कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा अल्व्यूलर कैपिलरी गैस एक्सचेंज, यानी कि जब वो हमने ऑक्सीजन इनहेल किया हुआ वो जाके अल्विलाई पे पहुंचेगा और अल्विलाई से वो कैपिलरीज में यानी कि ब्लड में जाएगा और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, वही बात जो हमने पहले की। फिर नंबर थर्ड, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वही जो टिश्यूज से कार्बन डाइऑक्साइड वापस आता है और ऑक्सीजन वहां जाता है, ठीक है। और मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के कैपिलरीज में जिस तरह वो मूव कर रहा होता है, टिश्यूज तक पहुंचता है, फिर वो सारी चीजें ये आपको बताई गई है। अच्छा, अब क्या क्या ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो रिस्पायरेटरी सिस्टम को और सांस लेने के जो फंक्शन है उसको असरअंदाज कर सकती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जैसे कि एज है, एनवायरनमेंट है, लाइफस्टाइल है, हेल्थ स्टेटस है, मेडिकेशन है, स्ट्रेस है, जो आगे तफसील से बयान किए हुए वो हम देखते हैं। एज का मतलब यानी कि जब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, ठीक है, तो सांस लेने में लोगों को थोड़ा बहुत मसला आने लगता है, ठीक है। तो ये एज की वजह से हो सकता है। दूसरा, एनवायरमेंटल फैक्टर, कोई बंदा जो बहुत ज़्यादा ऐसे एनवायरनमेंट में रहता है जहाँ पे गंदगी हो, बहुत ज़्यादा हीट है या बहुत ज़्यादा कोल्ड है, ठीक है, या फिर एयर पोल्यूशन है, गंदगी बहुत ज़्यादा है, तो वो ऑक्सीजनेशन के प्रोसेस को मुतासिर कर सकती हैं वो सारी चीज़ें, ठीक है। इसके अलावा गंदगी है, डस्ट है, एनिमल्स है, टॉक्सिक केमिकल एनवायरनमेंट में होते हैं, या फिर जहाँ भी बंदा हो, ठीक है, या फिर स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग नहीं भी करते तो आसपास के बंदे अगर स्मोकिंग करते हैं तो वो भी, जिसको हम सेकंड हैंड स्मोकिंग कहते हैं, ठीक है, तो वो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ होती हैं जो एनवायरमेंटल फैक्टर में आते हैं। इसी तरह लाइफस्टाइल फैक्टर, लाइफस्टाइल फैक्टर में हम बंदे की लाइफस्टाइल देखते हैं कि वो क्या क्या करता है, क्या क्या उसकी एक्टिविटीज़ है। तो लाइफस्टाइल में जो है बंदे की जॉब और उसकी एक्टिविटीज़ वगैरह आती हैं कि वो जो है किस तरीके से क्या जॉब करता है, कहाँ पे करता है, ठीक है, और वो नॉर्मली अपने रूटीन में क्या क्या करता है, तो ये लाइफस्टाइल। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जेनेटिकली लंग्स के बीमारी के शिकार होते हैं, जिसमें हम आगे पढ़ेंगे सिस्टिक फाइब्रोसिस, इस तरीके के बहुत सारे मसले होते हैं जो जेनेटिकली लंग्स के मसले होते हैं, ठीक है, तो उनको ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, इसके अलावा डिजीज़ प्रोसेस, कुछ बीमारियां होती हैं जिसमें हम सांस लेने में मुश्किल होती है, ठीक है, या जो है वो गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाता, ऑक्सीजन बंदा नहीं इनहेल कर पाता, और सर्कुलेशन के मसले जैसे हार्ट के मसले। तो इस तरह के जो मसले होते हैं वो भी ऑक्सीजनेशन के ऊपर असर डाल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि एक कॉपडी का बताया हुआ है, COPD का जो बताया हुआ है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर, मतलब ये सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो बहुत लंबे अरसे तक चलती हैं और ये लंग्स और एयरवेज के मसले होते हैं।
तो अगर वो है किसी को, इसी तरह एटेलेक्टेसिस, एटेलेक्टेसिस जो है ये भी लंग्स का एक प्रॉब्लम है जिसमें लंग्स सुकड़ जाते हैं, मतलब जो अंदर की हवा होती है ना बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा एथेरोस्क्लेरोसिस है, एथेरोस्क्लेरोसिस इज डिजीज ऑफ ब्लड वेसल्स, जिसमें ब्लड वेसल्स सख्त हो जाते हैं, अक्सर फट जाते हैं, मसले हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, हार्ट फेलियर, और इसके अलावा एनीमिया जिसकी हमने बात की पहले, ठीक है। तो ये कुछ बीमारियां होती हैं, अगर किसी बंदे को इनमें से कोई एक भी बीमारी है तो उसके ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस डिस्टर्ब हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा मेडिकेशन, मेडिकेशन जो है कुछ लोग ऐसे मेडिकेशन ले रहे होते हैं जिसका साइड इफेक्ट्स की वजह से जो है वो सांस लेने में मुश्किल होती है, ठीक है। जैसे बहुत सारी ऐसी बीमारियां नहीं सॉरी मेडिकेशंस होती हैं जो कि ब्रीदिंग रेट को, ऑक्सीजनेशन को कम करती हैं, जैसे लोग नशे के लिए या नींद के लिए, आराम के लिए, या फिर ऐसे ही मतलब मेडिकेशंस ले लेते हैं, ठीक है। और वो जो है क्या करते हैं कि अपना अपना मतलब वो तो खुद नहीं करवाते, लेकिन जब वो मेडिकेशन लेते हैं तो एज अ साइड इफेक्ट वो उनका ब्रीदिंग रेट कम हो जाता है, ठीक है। जैसे इसमें लिखा हुआ है हिप्नोटिक ड्रग्स एंड एंटी सेडेटिव्स, हिप्नोटिक्स एंड एंटी एंजाइटी ड्रग्स, ठीक है। ऐसी दवाइयाँ जो हम जैसे सेडेटिव्स वो होते हैं जो नींद के लिए लोग लेते हैं जिसमें नशा होता है, ठीक है। और एंटी एंजाइटी या हिप्नोटिक जो डिप्रेशन और टेंशन वगैरह को कम करती हैं। अब आपका जो है वो जब कम करेंगे तो आपको नींद आएगी, और जब आपको नींद आएगी तो आपका ब्रीदिंग रेट कम हो जाएगा, ठीक है। डायजेपाम और नारकोटिक्स वगैरह और मॉर्फिन जो नशे के लिए लोग यूज़ करते हैं, इन सारी चीज़ों की वजह से ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस डिस्टर्ब हो सकता है। इसके अलावा स्ट्रेस, स्ट्रेस जो है ये एक ऐसी चीज़ होती है जब आपको टेंशन हो, आपको कोई इस तरह का मसला हो, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो स्टिमुलेट हो जाता है, और उसमें अक्सर ब्रीदिंग रेट तेज़ हो जाती है, तो ज़्यादा तेज़ होना भी ठीक नहीं है, ठीक है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होता है तो बॉडी की सारी एक्टिविटीज़ फास्ट हो जाती है, हार्ट बीट फास्ट, ब्रीदिंग रेट फास्ट, ब्लड प्रेशर ज़्यादा, ठीक है। ये सारी चीज़ें जब होती हैं तो उसकी वजह से आपका ब्रीदिंग रेट अक्सर तेज़ होता है, जो कि अच्छी बात नहीं। अच्छा, इसके अलावा लिखा हुआ है हाइपोक्सिया, यानी कि इसमें क्या क्या अल्ट्रेशन आती है ना, देखें ऊपर टॉपिक क्या लिखा है, रिस्पायरेटरी एंड कार्डियोवास्कुलर अल्ट्रेशन, क्या क्या चेंजेस आ सकती हैं और उस चेंजेस का मतलब। अच्छा, ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो टर्मिनोलॉजी इसके बाद जो हम पढ़ेंगे, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में 70-80 या 90% चांसेस होते हैं इसके आने के। अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, आपका जो है वो चीज़ें न्यू है आपके लिए, जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं तो हम बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं, हमें चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं लगती, ठीक है। लेकिन आपके लिए ये चीज़ें न्यू है तो आपको ये बिल्कुल याद रखनी है। आप ऐसा करें, इसके ऊपर बिल्कुल कंप्लीटली रट्टा लगाएं, इसको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि पेपर में आपसे यही चीज़ सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। व्हाट इज़ हाइपोक्सिया, व्हाट इज़ हाइपोक्सीमिया, टेकैप्निया, टेकिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, इस तरीके के बहुत सारे अल्फाज आपसे पूछेंगे, तो ये आपसे आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। इसके कुछ कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स है वो मैं आपको साथ साथ बताता जा रहा हूँ, तो आप लोग नोट कीजिएगा, और अगर हो सके तो इसको अपने पास लिख लीजिएगा, ओके। अच्छा, हाइपोक्सिया का बताया गया है, देखें हाइपोक्सिया एक वर्ड आप इससे रिलेटेड देखेंगे, हाइपोक्सीमिया, ठीक है। तो जब ईमी आता है ना लास्ट में, जैसे कि इसमें नहीं है, तो जब ईमी आएगा उसका मतलब होगा कि कोई भी चीज जो ब्लड में है, ठीक है। तो ईमिया का मतलब होगा ब्लड। अच्छा, दूसरा वर्ड इसमें जो लिखा हुआ है हाइपो, हाइपो का मतलब होता है किसी चीज का कम हो जाना, और इसका दूसरा पार्ट क्या है, ऑक्सीमिया या ऑक्सिया। ऑक्सिया मतलब ऑक्सीजन, ठीक है। हाइपो मीन्स कम, तो जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, लेकिन कहाँ, टिश्यूज में, ठीक है। जब आपके बॉडी में या टिश्यूज में, सेल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोक्सिया। अगर मैं कहूँ कि हाइपोक्सीमिया, तो वो भी ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन कहाँ, ब्लड में है। तो इसी तरीके के जो ट्रिक्स हैं, जो चीज़ें हैं, वो आपने याद रखनी है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि इट इज़ अ कंडीशन और स्टेट इन विच द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज इनसफिशिएंट फॉर नॉर्मल लाइफ। जितनी ऑक्सीजन हमारी बॉडी को चाहिए उतनी मिल नहीं रही, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, हाइपोक्सिया। अब ये जब किसी बंदे को हाइपोक्सिया हो या हाइपोक्सीमिया हो, जैसे कि नीचे हाइपोक्सीमिया लिखा हुआ है, ठीक है, वैसे ये हाइपोक्सिया होना चाहिए था। तो जब किसी को हाइपोक्सिया हो या हाइपोक्सीमिया हो तो आपको उस बंदे के क्या साइन सिम्टम मिलेंगे, उसका रैपिड पल्स होगा। रैपिड पल्स हम देखते हैं ना,
पल्स जब आप देखते हो कुछ 10 सैट्स होती हैं बॉडी में, तो वो जो पल्स होगा उसका बहुत ज़्यादा तेज़ मिलेगा, क्योंकि बॉडी कोशिश कर रही होती है कि बॉडी में ऑक्सीजन नहीं है, तो हार्ट कोशिश करेगा कि जल्दी जल्दी धड़कने की कोशिश करता है ताकि बॉडी तक वो ब्लड पहुंचाया जाए। अब पीछे वो ऑक्सीजन नहीं है वो अलग बात है, लेकिन हार्ट अपना कोशिश कर रहा होता है, ठीक है। तो इसीलिए हार्ट रेट तेज हो जाता है और हमें पल्स ज़्यादा मिलता है। रैपिड शैलो रिस्पायरेशन यानी जल्दी जल्दी सांस लेना, आराम नहीं होगा, बंदे को बेचैनी सी होगी, ठीक है। और इसके अलावा फ्लेयरिंग नेर्व, फ्लेयरिंग यानी कि जब वो सांस लेगा तो तेज तेज सांस लेगा, उसकी वजह से जो आवाज़ आती है ना सांस लेते वक्त बहुत ज़्यादा तेज वो होगी। एंड साइनोसिस, साइनोसिस में बॉडी में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो ब्लू कलर आ जाता है, जिसको हम कहते हैं साइनोसिस, ठीक है। हॉट और ये जो फिंगर नेल्स, ये सारी चीज़ें जो होती है, आईज, ये क्या हो जाती हैं, ये ब्लू हो जाती हैं, इसको हम क्या कहते हैं, साइनोसिस, ठीक है। इसके अलावा जब हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है तो उसके में और क्या क्या सिम्टम होते हैं, कफ यानी कि खांसी होगी, स्प्यूटम प्रोडक्शन वो जो बलगम वगैरह प्रोड्यूस होता है, ठीक है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी कि जल्दी जल्दी सांस लेना, सांस लेना मुश्किल होना, पेन या प्रेशर इन द चेस्ट, एबनॉर्मल ब्रेथ साउंड यानी कि सांस लेते वक्त ऐसी अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं, ठीक है, नोज से और चेस्ट से, ठीक है। इसके अलावा एक्सेसरी मसल यूज, ज़्यादा से ज़्यादा मसल्स यूज़ करेंगे, जैसे चेस्ट के जो मसल होते हैं, जो इंटरकॉस्टल मसल होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो यूज़ करेगा। साइनोसिस का बता दिया, ब्लूइश डिस्कलरेशन और क्लबिंग फिंगर्स, क्लबिंग फिंगर जो है यानी कि जो फिंगर नेल हो जाते हैं होते हैं वो टूटने लगते हैं, ठीक है, ख़राब हो जाते हैं। ये ऐसे नहीं कि अचानक आपको ऑक्सीजन की कमी होगी तो वो जो है तो क्लबिंग फिंगर्स यानी कि नेल्स का टूट जाना, उंगलियों का ख़राब होना, ये ऐसे नहीं होता कि अचानक हो जाए। ये जब बहुत टाइम से ये मसला चल रहा हो बॉडी में कि जब आपको ऑक्सीजन की कमी है और ये कंसिस्टेंटली ये मसला रहता है, फिर ये नेल्स वगैरह ख़राब होने लगते हैं, उंगलियां ख़राब होने लगती हैं, ठीक है। इसको हम क्लबिंग फिंगर्स कहते हैं। अच्छा, अब ये जो टर्मिनोलॉजीज है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूपनिया, जिसके जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, यूपनिया का मतलब होगा नॉर्मल है, यानी कि रिस्पायरेशन बिल्कुल नॉर्मल है, बंदा नॉर्मल सही सांस ले रहा है, उसमें कोई आवाज़ें और इबनॉर्मल साउंड नहीं आ रहे, ठीक है। रिदम उसका ठीक है, खामोशी से सांस ले रहा है, सब कुछ सही है, उसमें उसको कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ रही, ज़्यादा मुश्किल नहीं हो रही, दैट इज़ यूपनिया, ठीक है। अच्छा, दूसरा है टेकैप्निया, टेकैप्निया के स्टार्ट में क्या आता है, टी, टी से आप याद रखेंगे तेज, ठीक है। तो यानी जब वो तेज तेज सांस ले रहा होगा उसको हम क्या कहेंगे, टेकैप्निया, ठीक है। टेकैप्निया मीन्स रैपिड रिस्पायरेशन, तेज तेज सांस लेना। ब्रेड एपनिया यानी कि ब्रेड एपनिया इसका उल्टा हो जाएगा, स्लो सांस लेना। जब आपको टेकैप्निया याद हो, ब्रेड एपनिया आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एपनिया, एपनिया जब हम किसी वर्ड के साथ ए लगाते हैं इसका मतलब होता है नो, ठीक है। तो एपनिया मतलब नो रिस्पायरेशन, जब आप बिल्कुल सांस ही नहीं ले रहे हो, इसको हम क्या कहते हैं, एपनिया, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा है ऑर्थोपनिया, आपने एक नाम सुना होगा शायद नहीं सुना होगा, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, ठीक है। ये है ऑर्थोपनिया। ऑर्थोपनिया का मतलब ये होता है कि जब बंदा बैठा हुआ है तो वो सही सांस ले रहा है, जैसे ही वो उठ जाता है तो उसको सांस लेने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, या अगर बंदा खड़ा हुआ है और बैठ जाता है तो उसको सांस लेने में मुश्किल हो जाती है, यानी कि पोजीशन चेंज करने की वजह से जब सांस लेने में मुश्किल आती है, इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्थोपनिया, ठीक है। इसके अलावा है डिस्पनिया, डिस्पनिया से डी से स्टार्ट होता है ना, डी से आप याद रखेंगे डिफिकल्ट, ठीक है, यानी कि सांस लेने में मुश्किल होना, ठीक है। तो डिस्पनिया का मतलब क्या होगा, सांस लेने में मुश्किल मुश्किल होना, या एस ओ बी, एस ओ बी का मतलब क्या होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी कि सांस लेने में वही मुश्किल, जल्दी जल्दी सांस लेना, सांस नहीं आ रही होती, इसको हम शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ कहते हैं। इसके अलावा एक्सर्शनल डिस्पनिया, एक्सर्शनल डिस्पनिया वही बात कि जब बंदा कोई काम कर रहा होता है, कोई एक्टिविटी कर रहा होता है और उस काम की वजह से उसको सांस लेने में मुश्किल हो रही हो, उसको एक्सर्शनल डिस्पनिया कहते हैं। नॉर्मली वो ठीक रहता है जब कोई काम नहीं कर रहा होता, जब कोई काम करने लगता है उसमें फिर मुश्किल होती है सांस लेने में, दैट इज एक्सर्शनल, ठीक है। अच्छा, साइनोसिस हमने पहले ही डिस्कस किया कि जब स्किन, नेल बेड्स और म्यूकस मेम्ब्रेन ये ऑक्सीजन की कमी की वजह से, हेमोग्लोबिन की कमी की वजह से ब्लू कलरेशन उसमें आ जाए, उसको हम डिस्पनिया कहते हैं, ठीक है।
इसके अलावा हाइपो वेंटिलेशन, हाइपो का मैंने बता दिया कम होना, ठीक है। वेंटिलेशन मतलब वही एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। तो जब एक्सचेंज ऑफ गैसेस अल्व्यूलर पे यानी कि अल्विलाई के लेवल पे कम हो जाए, प्रॉपरली गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पा रहा हो, उसको हम क्या कहेंगे, हाइपो वेंटिलेशन। हाइपर वेंटिलेशन इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि तेज तेज सांस लेना, जल्दी जल्दी हवा का अंदर बाहर जाना, इसको हम क्या कहते हैं, हाइपर वेंटिलेशन। इसके अलावा है नीमोथोरिक्स। नीमोथोरिक्स बीमारी है, ठीक है। नीमोथोरिक्स, आप निमोनिया तो याद रहेगा ना, निमोनिया जो है लंग्स की बीमारी होती है, तो नीमोथोरिक्स जो है ये भी लंग्स की बीमारी है, जिसमें जो प्लूरल कैविटी होती है, यानी कि लंग्स के इर्द गिर्द का जो एरिया होता है उसको हम कहते हैं प्लूरल कैविटी, ठीक है। उसमें लंग्स से हवा निकल के वहां बाहर जमा होने लगती है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, नीमोथोरिक्स, ठीक है। इसके अलावा है हीमो। हीमो का मतलब होता है ब्लड, ठीक है। तो हीमोथोरिक्स, जब उस कैविटी में, प्लूरल कैविटी में ब्लड जमा होने लग जाए, उसको हम क्या कहेंगे, हीमोथोरिक्स। इसके अलावा प्लूरल इफ्यूजन, इफ्यूजन का वर्ड जहां आएगा या डिफ्यूजन का वर्ड आएगा, इसको आप इसी चीज में वाटर के साथ या लिक्विड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, या फ्लूइड के साथ। प्लूरल इफ्यूजन मतलब ये कि जब प्लूरल स्पेस में बहुत ज्यादा फ्लूइड जमा होने लग जाए, पानी जमा होने लग जाए, ठीक है, उसको हम प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं। इसके अलावा है ऑक्सीजन सेचुरेशन, यानी ऑक्सीजन लेवल, ठीक है। बॉडी में कितना ऑक्सीजन है उसको हम ऑक्सीजन सेचुरेशन कहते हैं। हेमोग्लोबिन पे कितना ऑक्सीजन मौजूद है, ऑक्सीजन सेचुरेशन कहते हैं, ठीक है। नॉर्मली वैसे 100 काउंट किया जाता है, लेकिन अगर 100 से कम हो रहा हो, 98 99, फिर भी वो सही होता है। 95 पे आता है फिर वो कम होता जाता है, ठीक है। फिर हम बंदे को ऑक्सीजन सपोर्ट देने लगते हैं, ऑक्सीजन देने लगते हैं, जैसे ऑक्सीजन मास्क और वो नेजल चीजें लगाई जाती हैं। हाइपोक्सीमिया बता दिया है पहले, जब ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाए, इसको हम क्या कहते हैं, हाइपोक्सीमिया। हाइपोक्सिया, जब टिश्यूज में ऑक्सीजन की कमी हो जाए। हाइपर कैप्निया, हाइपर का मतलब क्या होगा, बड़ा हुआ, जैसे आप पढ़ते हो ना, हाई ब्लड प्रेशर को क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन। लो ब्लड प्रेशर को हाइपोटेंशन। हाइपर हाइपो आपको लो और हाई का बताता है, ठीक है। तो हाइपर कैप्निया, या इसको हम दूसरा नाम कहते हैं हाइपर कार्बिया, जिसका मतलब होता है कि बॉडी में जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाए, जो कि नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, हाइपर कैप्निया या हाइपर कार्बिया, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि जब आप रेस्ट में बैठे हुए हो, आराम से बैठे हुए हो, आप कितना सांस ले रहे हो, कितना इनहेल कर रहे हो, कितना एक्सहेल कर रहे हो, बिल्कुल आराम से जो बंदा सांस ले रहा होता है उसको हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। एक एक दफा में, यानी एक दफा जब बंदा सांस ले रहा होता है तो तकरीबन 500 ml, यानी कि हाफ लीटर तक ब्लड जो है वो, ब्लड नहीं सॉरी, ऑक्सीजन वो इनहेल कर रहा होता है। ये 70 kg, यानी कि जिस बंदे का वजन तकरीबन 70 किलो हो, तो वो 70 kg वाला जो बंदा होगा वो तकरीबन एक एक दफा सांस लेने में कुछ हाफ लीटर तक ब्लड, फिर से ब्लड बोल रहा हूँ, ऑक्सीजन वो इनहेल कर रहा होता है और एक्सहेल कर रहा होता है, ठीक है, यही आप इन्हें याद रखना है। अच्छा, ये वही डिसऑर्डर है जैसे कि नीमोथोरिक्स, जिसमें एयर बढ़ जाता है, ठीक है। हीमोथोरिक्स, जिसमें ब्लड बढ़ जाता है। एम्पाइमा बताया गया, जिसमें पस आ जाता है, यानी कि पीप वगैरह, ठीक है। और फ्लूइड जिसमें आता है उसको हम प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं। अच्छा जी, इसी तरह आपको कुछ प्रॉब्लम्स बताई गई है, लाइफ रिलेटेड चेंजेस एंड प्रॉब्लम्स इन रिस्पायरेटरी एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम्स, ठीक है। यानी कि जैसे लोगों को मसले होते हैं, ठीक है, तो लोगों को किस उम्र में क्या मसले आ सकते हैं कार्डियोवास्कुलर और रिस्पायरेटरी सिस्टम के हवाले से, ठीक है। अगर हम प्री मेच्योर इन्फेंट्स की बात करें, प्री मेच्योर इन्फेंट वो बच्चे कहलाते हैं जो अपने वक्त से पहले पैदा होते हैं। यानी एक बच्चा जब पैदा होता है, नॉर्मल बच्चा, तो वो माँ के पेट में 9 महीने गुजार के आता है, ठीक है। लेकिन जो बच्चा 9 महीने से पहले पैदा हो जाए, 7 महीने पे, 8 महीने पे, कभी कभी 6 महीनों पे पैदा हो जाता है, उसको हम कहते हैं प्री मेच्योर इन्फेंट, ठीक है। अब ये जो प्री मेच्योर इन्फेंट हुए, इसके लंग्स सही से डेवलप नहीं हो चुके होते, और लंग्स में एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं सरफेक्टेंट, ठीक है। सरफेक्टेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो अल्विलाई में मौजूद होता है, और ये अल्विलाई को वेट रखता है, यानी अल्विलाई को थोड़ा सा नमी देता है, गीला बनाता है, ठीक है। और साथ साथ लंग्स को कोलैप्स होने से, सिकुड़ने से बचाता है, ठीक है। तो इन लोगों में, बच्चों में ये चीज नहीं होती, क्योंकि वो वक्त से पहले पैदा हो चुके, तो उसको इतना टाइम नहीं मिल रहा होता कि वो, मतलब इतना टाइम नहीं मिला होता ना कि वो सारी चीजें
पूरा कंप्लीट करके पैदा हो जाए। वक्त से पहले जब पैदा हो तो उसमें इन चीज़ों की कमी होती है, और सरफेक्टेंट की जब कमी होती है तो फिर उनको भी सांस लेने में मसला और ये प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये बच्चों में। इसी तरह जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं, इन्फेंट्स या फिर टॉडलर्स यानी कि 1-2 साल तक, ठीक है, तो उनको अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक के मसले होते हैं। अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक जो ट्रेकिया तक है, यानी कि नोज, फेरिंग्स, लेरिंग्स और ट्रेकिया, ठीक है। ट्रेकिया भी शायद उसमें आता नहीं है या आता होगा, लेकिन ट्रेकिया तक जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है, इसको हम अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम कहते हैं, या अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक यानी ऊपर वाला हिस्सा। उनको इन चीज़ों के मसले बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बच्चे जो है वो अक्सर ऐसी कुछ भी खा लेते हैं, या कुछ गंदी जगहों पे जाते हैं, सांस वगैरह वहाँ लेते हैं, ठीक है, या फिर अक्सर उनके पास कोई स्मोक कर रहा होता है तो वो धुआं वो इनहेल कर रहे हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों में ये मसले हो सकते हैं। फिर स्कूल एज के बच्चे यानी 5-6 साल या 10 साल के जो बच्चे, और फिर एडोलिसेंट। एडोलिसेंट वो होते हैं जो बालिग 14-15 साल के बच्चे होते हैं, ठीक है। अब इनमें क्या होता है कि इनमें भी रिस्पायरेटरी रिस्क फैक्टर ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे कभी कभी वो सिगरेट खुद भी पीते हैं, खुद नहीं पीते, तो ऐसे लोगों के पास उनका उठना बैठना होता है जो वो करते हैं स्मोकिंग। तो जब वो करते हैं तो वो धुआं वगैरह उनके मतलब आ जाता है, ठीक है। या फिर अगर वो खुद करते हैं तो वो तो सबसे बड़ा मसला है। तो इनके साथ जो है वो कार्डियोपल्मोनरी यानी कि लंग्स का और हार्ट के मसले हो सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा यंग एंड मिडिल एज, जो यंग लोग होते हैं 20-30 साल के, 40 साल के, ठीक है, उनको ज़्यादातर कार्डियोपल्मोनरी मतलब मसले हो सकते हैं। जैसे कि अनहेल्दी डाइट, वो कुछ भी खा लेते हैं, खाने उनके प्रॉपर डाइट सही नहीं होती, और चीज़ें कुछ अक्सर लोग ड्रग्स भी लेते हैं, कुछ स्मोकिंग करते हैं, तो उनको वजह से मतलब ये प्रॉब्लम हो सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा इमरजेंसीज रिलेटेड टू रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम के जो मुख्तलिफ किस्म के प्रॉब्लम है, इमरजेंसीज है, बीमारियाँ, अच्छा ये आपको प्रॉपरली नहीं बताया जा रहा है, जिस बीमारी का एक नाम बताया जा रहा है कि क्या चीज़ है। जब आप आगे के सेमेस्टर में जाओगे फिर आप उसका डिटेल पढ़ोगे, उसके मेडिसिन पढ़ोगे, वो अलग चीज़ें होंगी। अभी जस्ट आपको उसके नाम बताए जा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि निमोनिया है। निमोनिया एक बैक्टीरियल इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो लंग्स को ख़राब करता है, ठीक है, और लंग्स में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इस चीज़ को हम कहते हैं निमोनिया। निमोनिया बच्चों में ज़्यादातर होता है, तो बच्चों में अगर 5 साल से कम उम्र के बच्चे उनमें ये वायरल होता है। 5 साल से ज़्यादा में ज़्यादातर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, ठीक है। यानी 5 साल से कम में वायरस की वजह से, 5 साल से ज़्यादा बैक्टीरिया की वजह से। अच्छा, दूसरा अस्थमा। अस्थमा जो है वो बहुत कॉमन बीमारी है, बहुत बड़ा मसला है, और लोगों को एलर्जीज के मतलब एक एलर्जिक रिएक्शन है, जिसमें क्या होता है कि लोगों को सांस लेने में मुश्किल होती है। एयरवेज जो है यानी कि सांस लेने के जो रास्ते होते हैं वो सारे के सारे नैरो हो जाते हैं, तंग हो जाते हैं, तो बंदे को सांस लेने में मुश्किल हो जाती है। इसको हम कहते हैं अस्थमा। आपने देखा होगा जो इनहेलर वगैरह वो लेके घूम रहे होते हैं, और जो एक पंप सा उनके पास होता है, ठीक है, उसी चीज़ से जो है वो अ, मतलब जब वो फ्लश करते हैं या फिर अ, मतलब इनहेल करते हैं तो उनकी वो सिस्टम सही हो जाता है और वो सांस लेते हैं। इसके अलावा नीमोथोरिक्स। नीमोथोरिक्स बता दिया है पहले कि जब वो एयर जमा होने लग जाए लंग्स के इर्द गिर्द, ठीक है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म। एम्बोलिज्म का मतलब क्या होगा? क्लॉट, ठीक है। क्लॉट जब बन जाता है पल्मोनरी लंग्स में, लंग्स के जितने भी ब्लड वेसल्स हैं वहाँ पे, जिसकी वजह से क्लॉट बने और प्रॉपरली ब्लड सर्कुलेशन ना हो लंग्स और हार्ट के बीच में, इसको हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं, ठीक है। या एथेरोस्क्लेरोसिस बता दिया मैंने कि कोई ब्लड वेसल फट जाए, उसमें जो है हार्डनिंग आ जाए, हार्डनिंग की वजह से जो है वो क्लॉट हो जाए, ठीक है, इसको हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहेंगे। अच्छा, इसके अलावा इनहेलेशनल इंजरी। इनहेलेशनल इंजरी का मतलब होता है कि सांस लेते वक्त कोई भी ऐसी चीज़ जो ख़राब है, गंदा है, वो आगे जाके हमारे सांस में नोज से होते हुए ट्रेकिया, फेरिंग्स और लेरिंग्स और इसी तरीके से इंटेस्टाइन नहीं, सॉरी, लंग्स में चली गई, इंटेस्टाइन बोल रहा हूँ। तो ये जो आ, मतलब जो भी टॉक्सिक चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से डिफरेंट मसले हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी ख़तरनाक गैसेस अगर हम इनहेल करें, जैसे को कोई अचानक आग लग गई है और आग का जो धुआं होता है अगर आपने वो इनहेल किया, ठीक है, या फिर अगर आप कोई भी स्मोक इनहेल करते हो,
या कोई भी ऐसी गैसेस जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो गया तो इसकी वजह से मसले हो सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का मतलब क्या होता है? हार्ट अटैक, नॉर्मली जिस तरह हम कहते हैं ना हार्ट अटैक, हार्ट अटैक में ब्लड क्लॉट होता है और या फिर हार्ट को प्रॉपर ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिल रहा होता, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा होता, ठीक है। इसीलिए हार्ट के मसल्स हाइपोक्सिया में चले जाते हैं, हाइपोक्सिक जैसा कि लिखा हुआ है, ठीक है। ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो जाता है, ठीक है। हार्ट अटैक आप आगे जाकर डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन अभी तक बस आप ऑक्सीजन की कमी याद रख लो कि ऑक्सीजन की कमी जब हो जाए हार्ट के मसल्स को, तो हार्ट काम करना छोड़ देता है और इसको हम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं, यानी हार्ट अटैक कहते हैं। इसके अलावा एंजाइना पेक्टोरस, एंजाइना पेक्टोरस जो है ये हार्ट अटैक से पहले के जो अलामत होते हैं, जैसे लेफ्ट साइड पे दर्द आता है लेफ्ट हैंड में और चेस्ट के लेफ्ट साइड पे, ठीक है। और ये जो डैमेज होने लगता है, यानी हार्ट अटैक का जो शुरुआत होती है ना, जिसमें दर्द आता है, हार्ट डैमेज होने लगता है, उस आर्टरी जो है वो एथेरोस्क्लेरोटिक हो जाती हैं, सख्त हो जाती हैं, ठीक है, नेरो हो जाती हैं और हार्ट अटैक होने वाला होता है। यानी जब किसी को एंजाइना पेक्टोरस की बीमारी है, मसला है, उसको हार्ट अटैक होने वाला होता है, ठीक है। जैसे बारिश से पहले जो बादल आते हैं, तो आप समझ लें कि ये वो बादल है, उसके बाद होगी बारिश, हार्ट अटैक, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा पेरिकार्डियाटिस, पेरिकार्डियाटिस पेरिकार्डियम लेयर की बात हो रही है, ठीक है। जब पेरिकार्डियम लेयर जो कि हमारे हार्ट को इनक्लोज करती है, एक लेयर होती है, ठीक है, जब उसका इन्फ्लेमेशन हो जाए उसको हम क्या कहते हैं? पेरिकार्डियाटिस। अच्छा, किसी भी वर्ड के साथ टी आई एस लगता है ना आखिर में, उसका मतलब क्या होता है? इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन। हम किसी भी वर्ड के साथ ये लगाते हैं तो उसी वर्ड का, उसी चीज का इन्फ्लेमेशन, पेरिकार्डियाटिस, पेरिकार्डियम लेयर का इन्फ्लेमेशन, ठीक है। डिसरिथमिया, रिथमिया का मतलब क्या होता है? रिदम, एक तरतीब से जो चीज चल रही होती है ना, उसको हम क्या कहते हैं? रिदम। यहाँ पे डिस हमने लगा दिया, डिस का मतलब होता है जिस चीज की तरतीब खराब हो जाए उसको हम क्या कहते हैं? डिसरिथमिया, ठीक है। अब डिसरिथमिया का मतलब ये होता है कि जब आपके हार्ट का रिदम या आपके सांस लेने का रिदम, नॉर्मली हार्ट जो है वो एक तरतीब से धड़क रहा होता है नॉर्मल बंदे का, लेकिन जब वो रिदम डिस्टर्ब हो जाए, बहुत ज्यादा तेज हो जाए या बहुत ज्यादा कम हो जाए, इसको हम क्या कहते हैं? डिसरिथमिया, यानी कि रिदम का, तरतीब का डिस्टर्ब हो जाना, ठीक है। इसके अलावा हाइपरटेंसिव क्राइसिस, हाइपरटेंसिव क्राइसिस, हाइपरटेंशन क्या होता है? हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से जब कोई भी मसला हो, यानी ऑर्गन डैमेज हो सकता है, आर्टरीज फट सकती हैं, कोई भी प्रॉब्लम, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है, इसको हम हाइपरटेंसिव क्राइसिस कहते हैं। हाइपरटेंशन की वजह से, यानी कि ज्यादा ब्लड प्रेशर की वजह से जो मसले हो सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं? हाइपरटेंसिव क्राइसिस। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? इस बंदे का जो भी सांस लेने के मसले के साथ या फिर हार्ट के मसले के साथ आया है, तो हम उसका नर्सिंग प्रोसेस देखेंगे ना। आप लोगों ने नर्सिंग प्रोसेस पढ़ा होगा, जो इसके 5-6 स्टेप्स होते हैं, वो सारी चीजें हमने देखनी होती है, ठीक है। तो पहला जब मरीज हमारे पास आता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? उसका असेसमेंट करेंगे, जिस तरह आपने पढ़ा हुआ ना, असेसमेंट, डायग्नोसिस, इम्प्लीमेंटेशन, और वो इम्प्लीमेंटेशन से पहले क्या आता है? प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इवोल्वेशन, और लास्ट में हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस होगा, स्टार्ट कहाँ से होगा? असेसमेंट से। कोई भी मरीज आपके पास ऐसा आता है तो सबसे पहले आप क्या करोगे? असेसमेंट करोगे। असेसमेंट का मतलब क्या होता है? मरीज को देखना, उसका मसला पहचानने की कोशिश करना, ठीक है। तो सबसे पहले आपका स्टेप क्या होगा? हिस्ट्री, हिस्ट्री लोगे। हिस्ट्री का मतलब ये होता है कि आप मरीज से पूछोगे कि मसला कब से है, अभी से है या बहुत टाइम से है, फैमिली में किसी और को तो नहीं है, फैमिली हिस्ट्री और पर्सनल हिस्ट्री, ये सारी चीजें हम पूछते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उससे उसका लाइफस्टाइल पूछते हैं, क्या खाते हो, क्या पीते हो, काम काम क्या करते हो, ठीक है। अच्छा, प्रेजेंस ऑफ कफ, यानी कि साथ में खांसी होती है, नहीं होती, बलगम आता है, नहीं आता, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो ना तो वो आपसे ये सारी चीजें पूछता है। इसके अलावा दर्द होता है, कोई मेडिकेशन, कोई दवाई पहले से ले रहे हो, नहीं ले रहे हो, ये सारी चीजें जो है आपकी आती हैं हिस्ट्री में, कि उस बंदे ने पहले क्या किया हुआ है, क्या क्या वो करता आया है, ये सारी चीजें आप पूछोगे, ठीक है। फिर क्या होगा? बी, फिजिकल एग्जामिनेशन। आपने हिस्ट्री ली, ये अभी हम असेसमेंट में ही चल रहे हैं, ठीक है। तो अपने हिस्ट्री ली, फिर आप उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे, यानी उसकी बॉडी देखोगे, ठीक है। इंस्पेक्शन, पल्पेशन, परकशन इन ऑस्कल्टेशन,
ये जब आप थर्ड सेमेस्टर में जाओगे, हेल्थ असेसमेंट पढ़ोगे, उसमें ये पूरी चीज़ें डिटेल से पढ़ोगे। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू बता देता हूँ कि क्या है। इंस्पेक्शन का मतलब होता है आंखों से देखना कोई चीज़, ठीक है। आंखों से देख के अगर आप कोई इबनॉर्मेलिटी देख पाते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखते हो साइनोसिस है बंदे को, तो उसके नेल बेड येलो होंगे, ठीक है, उसका म्यूकस मेम्ब्रेन येलो होगा, उसके आईज येलो होंगे, स्किन उसकी येलो होगी, येलो नहीं सॉरी ब्लू, ठीक है। तो जो ब्लू कलरेशन होगी, यानी कि ये आप इंस्पेक्शन कर रहे हो, आपको आंखों से नजर आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा पेल्पेशन, पेल्पेशन में हम उंगलियों से कोई भी पार्ट बॉडी का चेक करते हैं। परकशन थोड़ा सा डीप परकशन होता है जिसमें हम हाथों से चेक करते हैं, ठीक है। और ऑस्कल्टेशन हम वो स्टेथोस्कोप वगैरह लेके मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें सुनते हैं। जैसे डॉक्टर कभी कमर पे वो स्टेथोस्कोप रखता है, कभी सीने पे रखता है, आपको कहता है भाई खांसी करो, या फिर आप जल्दी जल्दी सांस लो, डीप ब्रीदिंग करो, ये सारी चीज़ें आपको बताते हैं ना, तो वो फिजिकल एग्जामिनेशन में आती है, ठीक है। अब ये जो है आपका पहले क्या करोगे आप, यानी कि एक नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि आप उसका रेट देखोगे कि वो कितनी दफ़ा सांस ले रहा है, जल्दी ले रहा है या स्लो ले रहा है, ठीक है। हार्ट जल्दी जल्दी धड़क रहा है या स्लो स्लो धड़क रहा है। फिर आप उसका डेप्थ देखोगे, यानी सांस गहरी सांस ले रहा है या नॉर्मल जिस तरीके से बंदा ले रहा होता है। रिदम क्या है, तेज है, स्लो है, ठीक है। एंड क्वालिटी ऑफ रिस्पायरेशन, किस तरीके से उसकी क्वालिटी क्या है, ये सारी चीज़ें हम उसमें देखते हैं। तो ये आपके पास जो है वो फिजिकल एग्जामिनेशन। फिर हम आते हैं रिव्यू ऑफ क्लाइंट डायग्नोस्टिक डेटा। इसका मतलब क्या होता है कि आप क्लाइंट का टेस्ट करवाते हो, जैसे हम स्प्यूटम टेस्ट करते हैं, मतलब बलगम का टेस्ट करवाते हैं, उससे पता चलता है कौन से बैक्टीरिया उसमें है, कौन से वायरस है, तो उससे अच्छा आसानी होती है, ठीक है। थ्रोट कल्चर, थ्रोट यानी कि गले से कोई भी एक दो सेल लेके उसको कल्चर करवाते हैं, पता चलता है, ठीक है। वेनस एंड आर्टीरियल ब्लड स्पेसिमेन, ये जो है ब्लड लेते हैं वेन से और आर्टरी से, ठीक है। और पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, ये लंग्स का एक टेस्ट होता है, उसके जरिए किया जाता है। अच्छा, अब अगर इमरजेंसी असेसमेंट आपने करनी है, बहुत जल्दी आपने करनी है, तो आप क्या करेंगे, एक स्टेप फॉलो करेंगे जिसको हम कहते हैं ABCCS, ठीक है। ABCCS का मतलब क्या होता है, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, कॉन्शियसनेस एंड सेफ्टी, ठीक है। एयरवे यानी कि उसका जो एयरवे है, अच्छा ये वैसे आगे डिटेल में है तो हम उसी को पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि ABCCS का मतलब पहले ए से क्या आएगा, एयरवे। एयरवे में आप देखोगे कि यानी कि जिस जो हवा के या सांस के रास्ते होते हैं उसमें कोई मसला तो नहीं, नाक तो नहीं बंद, या फिर फेरिंग्स लैरिंग्स ट्रेकिया में कोई मसला तो नहीं है कि जिसकी वजह से सांस ही अंदर नहीं आ रही, ठीक है। तो पहले आप ये देखोगे, ठीक है, कहीं जाम तो नहीं है। फिर आप ब्रीदिंग देखोगे, ब्रीदिंग में आप उसका रेट और ईज देखोगे, ये ब्रीदिंग कैसे आसानी से कर रहा है या उसको क्या मसला हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन प्रॉपरली आ रहा है या नहीं आ रहा। इसके अलावा आप देखोगे सर्कुलेशन, सर्कुलेशन एक ब्लड सप्लाई, ठीक है। रेडियल पल्स, रेडियल पल्स आपको पता है ना कहाँ होता है, जो मतलब जो अंगूठे के पास होता है, ठीक है, उसको हम रेडियल पल्स वगैरह कहते हैं, तो वो देखेंगे। इसके अलावा स्किन कलर, मॉइस्चर, टेम्परेचर वगैरह देखते हैं ताकि हमें पता चले कि ऑक्सीजन सर्कुलेशन किस तरह है। स्किन अगर बहुत ज़्यादा येलो हो तो मतलब ब्लड की कमी है, ठीक है। और टेम्परेचर ज़्यादा हो तो वो भी हमें शो करता है इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन वगैरह का, ठीक है। या अगर बहुत ज़्यादा ठंडी हो स्किन, कूल हो, डस्की पेल इस तरह का, तो वो हमें थोड़ा बहुत बताता है कि ऑक्सीजन सर्कुलेशन की कमी होती है। कॉन्शियसनेस, बंदे का दिमागी हालत कैसा है, वो प्रॉपरली जवाब दे रहा है या वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से अक्सर उससे बातें डिस्टर्ब हो रही होती हैं, प्रॉपरली जवाब नहीं दे पा रहा होता। सेफ्टी, सेफ्टी का मतलब ये कि बंदे की बॉडी, उसकी सेहत की हिफाजत है, यानी उस मसले से इतना खतरनाक मसला है यानी कि उससे उसको खतरा हो, ठीक है, उसकी सेफ्टी खराब हो सकती हो, तो ये सारी चीज़ें हमने देखनी होती है। अच्छा, जब हमने असेसमेंट कर लिया फिर हम करेंगे डायग्नोसिस। डायग्नोसिस आप लोगों ने नैंडा का पढ़ा होगा, नैंडा का एक पूरा लिस्ट आता है जिसमें हम डायग्नोसिस के तरीके बताए जाते हैं, ठीक है। ये आप सेकंड सेमेस्टर में जाके पढ़ोगे, तो उसमें हम क्या करेंगे, क्या देखेंगे, उसमें हम देखेंगे कि एक तो यानी कि अगर एयरवे का मसला है तो हम लिखेंगे इनइफेक्टिव एयरवेज क्लियरेंस, एयरवेज क्लियर नहीं है जिसकी वजह से सांस वो नहीं ले पा रहा, ठीक है। या फिर ब्रीदिंग पैटर्न सही नहीं है, ठीक है,
या फिर गैसेस एक्सचेंज सही नहीं हो रहा, या फिर जो है वो एक्टिविटी इंटॉलरेंस। एक्टिविटी इंटॉलरेंस का मतलब ये होता है कि जब वो कोई काम करता है, काम करने की वजह से उसको सांस लेने में मुश्किल हो जाती है, इसको हम एक्टिविटी इंटॉलरेंस कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, अब हम आएंगे इम्प्लीमेंटेशन पे, यानी प्लानिंग वगैरह। अच्छा, इसमें प्लानिंग नहीं लिखी हुई, ठीक है, लेकिन प्लानिंग आपने करना होगा। प्लानिंग में क्या करते हैं कि वही कि अब जब आपको उसकी बीमारी का पता चला तो आगे करना क्या है, वो प्लान आप करते हो ना, दैट इज प्लानिंग। फिर उसी प्लान को आप इम्प्लीमेंट करोगे, यानी उसको प्रैक्टिकल करके देखोगे। तो सबसे पहले प्लानिंग में मरीज को हम ऐसे पोजीशन में लेटाएंगे, बिठाएंगे जिससे मैक्सिमम चेस्ट एक्सपेंशन हो, यानी कि उसका जो चेस्ट हो वो प्रॉपरली एक्सपेंड हो और सांस लेने में मुश्किल ना हो, सांस लेने में उसको आसानी हो, ठीक है। इसके अलावा इनकरेजिंग और प्रोवाइडिंग फ्रीक्वेंट चेंजेस इन पोजीशन, बार बार चेंज करेंगे उसका पोजीशन, ठीक है, या उसको बताएंगे भाई बार बार चेंज करते रहो, एक ही साइड पे बैठे या लेटे ना रहो। इनकरेजिंग डीप ब्रीदिंग एंड कफिंग, ठीक है, ज़्यादा गहरी गहरी सांस लेने को कहेंगे। इनकरेजिंग एम्बुलेशन, मूवमेंट करने को कहेंगे, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह। और स्पेशली उसको अगर तकलीफ है तो तकलीफ के लिए कोई मेडिकेशन वगैरह दर्द के लिए दे सकते हैं, ठीक है। सेमी फाउलर और हाई फाउलर, सेमी फाउलर या हाई फाउलर का पोजीशन, ये एक पोजीशन है जिसमें मरीज को जैसे क्या कह सकता हूँ मैं, जैसे बंदे ने टेक लगाया हो, ठीक है, और बैठा हुआ हो, तो वो ना मुकम्मल तौर पर बैठा होता है ना मुकम्मल तौर पर लेटा होता है, जैसे बीच में होता है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, सेमी फाउलर। तो ऐसे मरीजों को हम ज्यादातर सेमी फाउलर पोजीशन में, स्पेशली वो जो डिस्पनिया के साथ हो, ठीक है, उससे सांस लेने में बेहतरी होती है। इसके अलावा डीप ब्रीदिंग एंड कफिंग, इसमें वही बात लिखी हुई है जो मैंने आपको बताया कि जल्दी जल्दी और गहरी सांस लेने को हम कहते हैं, क्योंकि गहरी सांस लेने की वजह से सांस पूरा अंदर तक जाती है और उसमें से बेहतर होने के चांसेस होते हैं। क्लाइंट्स विद कंडीशन सच एज सर्जरी एंड चेस्ट सर्जरी एंड कॉपडी और सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये बीमारी हो जैसे किसी ने चेस्ट सर्जरी की हो, किसी को कॉपडी हो, मैंने आपको कॉपडी का बता दिया पहले। और सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये भी एक लंग्स की बीमारी होती है, ज़्यादातर जेनेटिक होती है, ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है, लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर है, ठीक है। और जब किसी को ये हो तो उनको हम कफ एंड ब्रीथ डीपली कहते हैं कि भाई आप खांसो, खांसी करे बार बार, ताकि अंदर जो कचरा है वो बाहर आए, ठीक है, और लंग्स साफ हो, और जल्दी जल्दी या गहरी सांस लेने को कहते हैं। इसके अलावा ऐसे मरीजों को कुछ एक्सरसाइज का बताया जाए कि भाई आप छोटे मोटे एक्सरसाइजेस करो और इस तरीके के काम करें, ठीक है, तो आपका कॉपडी या फिर जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो थोड़े बहुत बेहतर हो सकते हैं। इसके अलावा उनको हम हाइड्रेशन, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी देते हैं। पानी देने से ये होगा कि उनका रिस्पायरेटरी सिस्टम मॉइस्ट रहेगा, उसमें पानी रहेगा, नमी रहेगी, तो आसानी होगी, ठीक है। मेडिकेशन कुछ ऐसे देते हैं जैसे कि ब्रोंकोडाइलेटर्स। ब्रोंकोडाइलेटर जो ब्रोंक्यूल्स है, ब्रोंकस है, वो डायलेट करवाते हैं ना, इसलिए इसको ब्रोंकोडाइलेटर कहते हैं। उनका साइज बढ़ाते हैं, साइज बढ़ाते हैं तो हवा ज़्यादा से ज़्यादा जाएगी और सांस का मसला ठीक होगा। एंटी इन्फ्लेमेटरी, कोई इन्फेक्शन हो, इन्फ्लेमेशन हो, उसके खिलाफ जैसे एंटीबायोटिक्स वगैरह देते हैं। और एक्स ये क्या लिखा है, एक्सपेक्टोरेंट्स एंड कफ सप्रेसेंट्स, जो बलगम और कफ को कम करने के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं, ठीक है, तो वो। अच्छा, फिर जो हमने इम्प्लीमेंटेशन कर रहे थे उसमें इंसेप्टिव स्पायरोमेट्री आती है। स्पायरोमेट्री जो है ये एक टेस्ट होता है जिसको हम लंग फंक्शनिंग टेस्ट भी कहते हैं, LFTs भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मरीज सांस लेता है एक थ्रू अ मशीन, ठीक है, उसमें एक्सेल इनहेल करता है और उसकी जो लंग्स या फिर जो सांस लेने की कैपेसिटी होते हैं वो देखते हैं। जैसे कि इसको हम सस्टेन मैक्सिमल इंस्पायरेशन डिवाइसेस भी कहते हैं, ठीक है। ये इंस्पायरोमेट्री को हम क्या कहते हैं, सस्टेन मैक्सिमल इंस्पायरेशन डिवाइसेस। तो दोनों में से कोई भी नाम आया आपको पता होना चाहिए। अब ये हम क्यों करते हैं, ये जो है वो माउथ से, माउथ पीस, उसके पास एक चीज होती है जो माउथ में जो है वो डाला जाता है, उससे वो जितना वो गहरी सांस ले सकता है और जितना वो गहरी मतलब एक्सहेल कर सकता है, जितना इनहेल कर सकता है, वो उसी के जरिए करते हैं। और उससे बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे इम्प्रूव पल्मोनरी वेंटिलेशन, वेंटिलेशन गैसेस एक्सचेंज सही हो जाती है। रिस्पायरेटरी सिक्रीशन आ जाते हैं, जो अंदर होते हैं कचरा वगैरह वो बाहर आता है, ठीक है। और गैसेस एक्सचेंज प्रॉपरली हो रहा होता है। एक्सपेंड कोलेप्स्ड अल्वेलाई,
अगर अल्वेलाई कोलैप्स हो चुके हैं, एक दूसरे के साथ चिपक चुके हैं, तो वो भी एक्सपेंड हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। तो स्पायरोमेट्री इज अ वेरी गुड टेस्ट फॉर लंग्स प्रॉब्लम, ठीक है। इसके अलावा ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, किसी को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी हो गई तो फिर हम उसको ऑक्सीजन दे रहे होते हैं थ्रू फेस मास्क या फिर नेजल किनोलाज वगैरह जो लगाए जाते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, जिन लोगों को ऑक्सीजन की कमी हो उसको ऐसे ट्यूब्स वगैरह लगाए जाते हैं उनके नाक में, और उनको वो ट्यूब्स के ज़रिए ऑक्सीजन सप्लाई दी जाती है, ठीक है। इसी तरह जो है वो ऑक्सीजन की डिमांड उनकी पूरी होती है, लेकिन ये चीज़ें उनके साथ लगी रहती है जब तक वो प्रॉपरली ठीक नहीं होता। जिसके आपको कुछ टाइप्स बताए गए, नेजल किनोला, फेस मास्क, ऑक्सीजन टेंट, वेंटोरी मास्क, रीब्रीदिंग मास्क, एंडोट्रेकियल ट्यूब, ठीक है, ईटीटी, ये सारी बहुत सारी चीज़ आपको बताई गई। अच्छा, नेजल किनोला जो है वो बहुत ऐसे सिचुएशन में लगाया जाता है जब बंदे को मतलब ज़्यादा सांस का मसला ना हो, थोड़ा बहुत उसको प्रॉब्लम है, तो उसकी ऑक्सीजन की कमी पूरी करने के लिए हम नेजल किनोला लगाते हैं। जैसे कि ये पिक्चर में आप देख रहे हैं ना, जो इस बंदे को लगा हुआ, दैट इज नेजल किनोला। नेजल किनोला में वही करते हैं, ये तकरीबन लो फ्लो में जाता है, मतलब कम कम ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, तकरीबन 24 to 44%। और ये ज़्यादातर टाइम के लिए, यानी किसी को ये मसला बहुत ज़्यादा टाइम से हो, लॉन्ग टर्म हो, क्रॉनिक हो, तो उसमें ये लगा रहता है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह जो है ये एक अ, मतलब 1 मिनट में 1 से 6 लीटर जो है वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। ये चीज़ आपने याद रखनी है एमसीक्यूज के हवाले से, कि नेजल किनोला जो है वो कितनी ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा होता है, तो ये आपको याद हो, ये सबसे लो है, ठीक है। इसके अलावा सिंपल फेस मास्क, फेस मास्क तो आपने देखे होंगे, इसके आगे पिक्चर्स है। हाँ, ये जो पहले बंदे को लगा हुआ है, ठीक है, इट इज़ फेस मास्क, या जो लास्ट लगा हुआ है दैट इज़ ऑल्सो फेस मास्क। तो फेस मास्क जो नॉर्मली जो एक मेल को लगा हुआ है ना, ये फेस मास्क होता है जिसके साथ मतलब थोड़ा बहुत नेजल किनोला से ज़्यादा उसकी ज़रूरत है ना ऑक्सीजन की, तो फिर ये वाला लगाया जाता है। इसमें थोड़ा मॉडरेट फ्लो है, यानी कि दरमियाना है, ना बहुत कम है ना बहुत ज़्यादा है। ये तकरीबन 5 से 8 लीटर ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है 1 मिनट में, ठीक है। आप कह सकते हो 40 to 60% ऑक्सीजन। अच्छा, वेंटोरी मास जो होता है ये प्रिसाइज कंट्रोल होता है, यानी कि ऐसे लोगों में जिनको क्रॉनिक कोई बीमारियां होती है, लंबी चलने वाली बीमारियां होती हैं, तो उसको ये लगाया जाता है, ठीक है, और उनके कंट्रोल में होता है। इसके अलावा नॉन ब्रीदर मास्क, ये बहुत हाई फ्लो, नॉन ब्रीदर मतलब जो बिल्कुल सांस ही नहीं ले रहा होता, ठीक है, जो लोग बिल्कुल सांस नहीं ले रहे होते उनमें नॉन ब्रीदर मास्क लगाया जाता है, जो हाई फ्लो में होते हैं, ठीक है। 10 से 15 लीटर जो ऑक्सीजन है वो ये प्रोवाइड करते हैं 1 मिनट में, ठीक है। तो ये जो है वो आपको, अच्छा, 3 तरह के या 4 तरह के मास्क में आपने ये चीज़ याद रखनी है, उसमें सबसे ज़्यादा और सबसे कम और मॉडरेट, ठीक है। अच्छा, ये 60 to 100%, यानी कि 100% तो एक ज़्यादा है ना, कम्प्लीटली वो प्रोवाइड कर रहा होता है। इसी तरह ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन, ह्यूमिडिफाइड यानी ह्यूमिडिटी, नमी। आप ऑक्सीजन के साथ थोड़ा बहुत पानी शामिल करते हो तो ऑक्सीजन में ह्यूमिडिटी होती है, ठीक है। तो वो पूरा ऑक्सीजन जो है वो बॉडी के लिए बिल्कुल अच्छा होता है, उसकी वजह से कोई खुश्की नहीं होती और चीज़ चलती रहती है। अच्छा, इसके अलावा इन्वेसिव एंड नॉन इन्वेसिव ऑक्सीजन सपोर्ट, ऐसी चीज़ें होती हैं जो इन्वेसिव होती है। इन्वेसिव यानी कि बॉडी के अंदर जाके आप उसको फिट करते हो, उसको हम क्या कहते हैं, इन्वेसिव। इन्वेसिव का मतलब होता है बॉडी में एंटर होना। नॉन इन्वेसिव जो बॉडी में एंटर नहीं होते बाहर से, जैसे फेस मास्क की हमने बात की, वो नॉन इन्वेसिव है, ठीक है। तो कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, जिसको हम सी पेप और बाई पेप कहते हैं, बहुत कॉमन वर्ड है ये। अभी आपको इसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं आपको बताऊंगा ये। लेकिन आप नाम याद रखें, ये ऐसी चीज़ें जो बाहर से लगाई जाती हैं, लाइक अ फेस मास्क, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो इन्वेसिव होती हैं, जो जिसके लिए हम प्रॉपर जगह बना के उसके बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं, ठीक है, जिसको हम एंडोट्रेकियल ट्यूब कहते हैं, एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन। ये गले में एक सुराख बना दिया जाता है ट्रेकिया में, और उसी में वो पाइप डाल दिया जाता है गले से, ठीक है। इसको हम कहते हैं एंडोट्रेकियल ट्यूब, यानी आप बॉडी के अंदर जा रहे हो, ठीक है। इसको हम एंडोट्रेकियल ट्यूब, बच्चों में बहुत ज़्यादा अक्सर लगे होते हैं ये। तो अगर समझ नहीं आ रहा तो एंडोट्रेकियल ट्यूब सर्च करके देख लीजिएगा, ठीक है। ये गले में सुराख करके जो है वो डाल दिया जाता है, एक ट्यूब होता है ऑक्सीजन लेने के लिए।
अच्छा, ट्रेकियोस्टमी में भी वही, ट्रेकियोस्टमी मतलब ट्रेकिया को काट काट के कोई भी चीज डालना ऑक्सीजन के लिए, दैट इज ट्रेकियोस्टमी। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं, इसमें तो वैसे ईटीटी एंडोट्रेकियल ट्यूब नहीं है, लेकिन वो आप सर्च कीजिएगा। अच्छा, इसके अलावा आपको मेडिकल एंड सर्जिकल एसेप्सिस का बताया गया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। मैं आपको इसका दो अल्फाज या कुछ सिंपली तरीके से बताता हूँ, ज़्यादा पॉइंट्स पे हम नहीं जा रहे, पढ़ने की चीज़ है। ज़्यादा वीडियो लंबी हो गई, 50 मिनट तक पहुँच गई तकरीबन। मेडिकल एसेप्सिस और सर्जिकल एसेप्सिस में क्या फ़र्क है? मेडिकल एसेप्सिस जब आप किसी ऐसे एनवायरनमेंट में हो जहाँ पे आप कोई सर्जरी नहीं कर रहे हो, मतलब जैसे आपके पास वार्ड में कोई पेशेंट है, उसकी सर्जरी नहीं हो रही और नॉर्मल एक पेशेंट है जैसे होता है, ठीक है, तो उसको हम मेडिकल एसेप्सिस का, एसेप्सिस का मतलब क्या है, किसी गंदगी का ख़त्म करना, माइक्रोब्स का ख़त्म करना, ठीक है। तो जब हम गंदगी ख़त्म करें किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे सर्जरीज नहीं हो रही, ऐसे ही आप पेशेंट का ख्याल रखने के लिए करते हो, ठीक है। नॉन इन्वेसिव प्रोसेस होते हैं, ठीक है, सर्जरीज वगैरह नहीं हो रहे, और वहाँ पे हम चीज़ों की सफाई का, पेशेंट के साथ डील करने का और इस तरह की चीज़ों का ख्याल रखें, जैसे फेस मास्क लगाएं, ग्लव्स लगाएं, ठीक है, और बेड बेड शीट वगैरह चेंज करें, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम जब प्रॉपरली करते हैं, हैंड वॉश करते हैं और वो सारी चीज़ें हमारी ठीक हो, इसको हम मेडिकल एसेप्सिस कहेंगे। सर्जिकल एसेप्सिस क्या होता है कि जब आप कोई इन्वेसिव प्रोसीजर करते हो, यानी ऐसा प्रोसीजर जिसमें आप बॉडी के अंदर जा रहे हो, ठीक है, जैसे एनजी ट्यूब पास करते हैं, कोई पार्ट काट के उसकी सर्जरी करते हो, ठीक है। आप अगर नहीं भी करते तो कम से कम डॉक्टर के साथ तो होंगे ना, तो जो एसेप्सिस टेक्निक्स यानी सफाई के जो चीज़ें हमने ख्याल रखने, तो वहाँ पे जैसे एंजियोग्राफी या लेप्रोस्कोपिक और ओपन सर्जरी, बहुत सारी सर्जरीज होती हैं, उसी दौरान हम सफाई का ख्याल रखते हैं। अब इसमें सफाई का ख्याल क्यों रखेंगे? क्योंकि वो ज़्यादा खतरनाक प्रोसीजर होता है, कोई भी बैक्टीरिया माइक्रोब वगैरह जो है वो बॉडी के अंदर जा सकता है। तो इस सिचुएशन में आप मास्क, ग्लव्स, स्क्रब और स्टेरलाइजेशन टेक्निक्स वगैरह सारी चीज़ें यूज़ करोगे। तो मेडिकल और सर्जिकल में यही फ़र्क है, ठीक है। बाकी जो आगे बताया गया है आपको, हिफाजती तदाबीर जिसको हम कहते हैं ना, वो बताए गए हैं कि भाई हैंड हाइजीन का ख्याल रखें, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, अपने आप की हिफाजत के लिए ग्लव्स, मास्क, गाउन या स्क्रब वगैरह ये सारी चीज़ें आप पहने, ठीक है। और आइसोलेशन टेक्निक का ख्याल रखें, कोई भी मरीज जिसकी बीमारी फैल रही हो उसको बिल्कुल साइड पे करें, जैसे कि कोरोना में लोगों को आइसोलेट किया जाता था, ठीक है। और इसी तरह कोई भी चीज़ गंदी हो उसको मतलब अपनी जगह पे पहुंचाएं। इंजेक्शन प्रैक्टिस का ख्याल रखें, किसी दूसरे बंदे को आपने इंजेक्शन लगाई, ठीक है, किसी मरीज को, वो आपको ना लगे, किसी भी तरीके से आपके बॉडी के साथ वो चीज़ कांटेक्ट में ना आए, ठीक है। इसी तरीके से अगर क्या कहते हैं, ट्रीट वेस्ट कंटामिनेटेड, जो भी गंदी चीज़ें होती हैं वो आप अपनी जगह पे पहुंचाएं, उसको वहाँ नहीं रहने दें। और गंदगी को जिससे मतलब हम करते हैं ना, अपनी जगह पे पहुंचाते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट ऑक्सीजनेशन एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। आई होप कि आपको अच्छा समझ आ गया होगा, मैंने पूरी कोशिश की है आपको अच्छी तरह समझाने की। एंड इसके बावजूद भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।